वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण विज्ञान का पार्ट 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया, हम ये नोट्स लिखे हैं, यदि आपको इस नोट्स को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, इसका नोट्स मैं दे दिया हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया है जिनसे नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें कि नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, जैसे कि ये दूध हो गया, ये दूध मान लीजिए है, तो दूध से दही बनना। तो ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया है जिसमें नए गुणधर्म माने कुछ नया बनता है, उससे पदार्थ बनते हैं। जैसे दूध से दही बनना। भोजन का पकना, तो भोजन पक जाता है तो फिर वो बदल नहीं जा सकता, तो उस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, तो ये नया कुछ पदार्थ बन रहा है, जैसे दूध से दही बन जा रहा है। ठीक, अब हम समझ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब जानते हैं कि समीकरण क्या होते हैं। तो कोई भी समीकरण जैसे हो गया हमारा कि H2+O, तो ये मिल के बनाएगा H2O। तो ये एक समीकरण है जिसमें अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। अभिकारक और उत्पाद होता है। ठीक, और क्या होता है? उत्पाद होता है। इस नोट्स में हम सब जानेंगे कि पूरे चैप्टर के बारे में, शॉर्ट नोट्स है पूरा, मतलब डिटेल्स में हम जानेंगे। तो हम पहले ये जानते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब मेरा गैस का उत्सर्जन होता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हो गया गैस का उत्सर्जन, जैसे जिंक तथा तनु अम्ल के बीच रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए, जिंक तथा तनु अम्ल, तो देखिए Zn+H2SO4 को जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो Zn+SO4+H2 गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है? तो मेरा ये समीकरण में H2 गैस निकलती है। तो क्या निकल रहा है कि गैसों का उत्सर्जन होता है। ठीक, तो गैसों का उत्सर्जन होता है। तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन जैसे कि कह सकते हैं हम कि किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि चूने तथा पानी के बीच अभिक्रिया में बुझा हुआ चूना तथा काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। जैसे चूना हो गया हमारा Ca, चूना हो गया और प्लस पानी हो गया H2O। कह रहा है कि जब इसके बीच अभिक्रिया होती है, तो जब अभिक्रिया होती है तब जाके क्या बनता है? बुझा हुआ चूना, तो मतलब CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कि दोगुना। ठीक, तो ये मेरा बनता है। कब बनता है? तापमान में जब परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। अब अवस्था में परिवर्तन की ये मतलब एग्जांपल लीजिए, जैसे कि आप ले लीजिए जैसे दूध से दही बन जाना, तो वो भी एक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। पहले तो दूध था मेरा, फिर दही बन गया, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन, जैसे कि लोहे पर जंग लग जाना, तो भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है तो जंग लग जाती है उस पर, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? आगे है कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण जिसके बारे में आपको हम बताए थे, वो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा। तो रासायनिक समीकरण, तो उसके बारे में हम भी जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण के बारे में भी बढ़िया से लिख दिए हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। कह रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि यह हो गया मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर, तो बोला क्या है इसमें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों मतलब हो गया जैसे Mg+O2 को जब हम लोग
अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है MgO। क्या बनता है? MgO बनता है, MgO बनता है। ठीक, तो वही बोल रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो एक ऐसा समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। अब आपको बोल देगा मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, तो ये आप समझ लीजिएगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे यही रहेगा, मैग्नीशियम जीवन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब जानेंगे कि रासायनिक समीकरण में दो चीज़ होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो इसमें अभिकारक और उत्पाद हम बताने क्या होता है, तो ये जो होता है मेरा अभिकारक होता है, अभिकारक, और ये जो होता है उत्पाद होता है हमारा उत्पाद। तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, और उस भाग के दौरान जो हमें प्राप्त होता है वो उत्पाद कहलाता है। जैसे जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहलाते हैं। ये भाग लिए तो ये क्या कहलाएंगे, ये अभिकारक कहलाएंगे। ठीक, के परिणाम स्वरूप अब तथा रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है उसके परिणाम स्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, जैसे ये अभिक्रिया हुई तो इससे एक नया पदार्थ ये बना, तो इसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यही समीकरण है सबसे आसान। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो अब पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण लिखना तो आपको बता दिए, अभिकारक और उत्पाद द्वारा उसे लिखा जाता है। अब रासायनिक समीकरण को जो हम संतुलित करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, तो इसके क्या क्या महत्व हैं। तो हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी अभिकारक या उत्पाद में ना तो अभिकारक को हम विनाश कर सकते हैं, ना ही अभिकारक का हम उत्पाद कर सकते हैं। तो इसी कारण हम किसी भी मतलब कि जो संतुलित असंतुलित समीकरण को हम संतुलित करते हैं। ठीक, हम रासायनिक समीकरण से पहले हम जानते हैं कि संतुलित समीकरण क्या होता है। तो संतुलित समीकरण मतलब ऐसी रासायनिक समीकरण, मतलब ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या संतुलित हो या बराबर, हम कह सकते हैं प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है क्योंकि इसमें देखिए ये एक ऐसा समीकरण है जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ये संतुलित है? नहीं है। अभी ये संतुलित क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल 1 है, यहाँ पर 2 है, तो परमाणुओं की संख्या तो अलग अलग है। जब यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का भी हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे Mg में, तब तो ये संतुलित हो गया। तब देखिए यहाँ पर ये संतुलित हो गया, 2 Mg यहाँ पर, 2 Mg यहाँ पर, 1 O2 यहाँ पर, और 2 O2 यहाँ पर, 2 O2 यहाँ पर। तो अब हमें पता चल गया है कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे कहते हैं या संतुलित समीकरण होता क्या है। संतुलित समीकरण मतलब ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं तथा उत्पाद, उन दोनों में परमाणुओं की जो संख्या हो वो बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए अब आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक, अब इसका अभिक्रिया हम जब कराए तो H2SO4 माने कि जिंक सल्फेट और प्लस H2O
पर हाइड्रोजन निकला है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या समीकरण संतुलित है, तो जी हाँ ये समीकरण संतुलित है। देखिए यहाँ H2 कितना है, 2 है, यहाँ H2 कितना है, 2 है, SO4 यहाँ 1 है, SO4 यहाँ भी 1 है, जिंक यहाँ 1 है, तो जिंक यहाँ भी 1 है। तो ये कैसा समीकरण है, ये एक संतुलित समीकरण है। अब असंतुलित समीकरण क्या होता है, तो असंतुलित समीकरण से पहले हम आपको बता दें कि असंतुलित समीकरण इसके पहले यही था। अभी आपको आगे हम बताते हैं, जैसा कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों में एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो, क्या हो, तो असमान हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर Mg+O2, तो इसमें अभिकारक और उत्पादों में जो परमाणुओं की संख्या है वो भिन्न भिन्न है, असमान है, अलग है, मतलब असमान हो। तो Mg है यहाँ पर 1, तो यहाँ Mg भी 1 है, लेकिन यहाँ पर वो कितना है, वो यहाँ 2 है। ये देखिए वो यहाँ पर 2 है, कितना है, 2 है, लेकिन वो यहाँ कितना है, केवल 1 है। तो ये कैसा समीकरण है, असंतुलित, मतलब संतुलित नहीं है। रासायनिक समीकरण, अब जानते हैं हम कि रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे होता है। तो उसके पहले अब देखते हैं हम, यही टॉपिक है जो रासायनिक समीकरण का संतुलन है, इसी टॉपिक को हम बताते हैं। उसके पहले यदि हम एक चीज़ नहीं पढ़े हैं तो एक चीज़ शुरुआत में हम भूल गए थे पढ़ना, कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं। अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। ये इतना चीज़ आपको याद करनी जरूरी है, ठीक। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है। यदि आपको संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आता है, तो लिंक एकदम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके जरूर चेक करें। खूब आसान भाषा में वहाँ पर समझा दिया गया है। तो हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित हम करते क्यों हैं, तो यही टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन, तो किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो हम जानते हैं वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जानेंगे कि हम असंतुलित, यहाँ पर असंतुलित है, यहाँ पर, तो ये है असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्यों जो असंतुलित समीकरण होता है हम क्यों उसे संतुलित करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, जो कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं इसकी एक क्लास पहले, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कहने का इसका मतलब है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है, मतलब अभिकारक मान लीजिए, अभिकारक का ना ही तो हम विनाश कर सकते हैं, ना ही हम उत्पाद कर सकते हैं, ना ही हम इस उत्पाद का विनाश कर सकते हैं, ना ही इसका निर्माण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कि जितना इधर रहेगा अभिकारक उतना इधर रहेगा उत्पाद। तो हम जान चुके हैं। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले उसके पश्चात प्रत्येक समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब कंकाली समीकरण क्या होता है, अब हम जान जाए कंकाली समीकरण क्या होता है, तभी आप समझ जाएंगे। कंकाली समीकरण मतलब कि असंतुलित समीकरण। कंकाली समीकरण मतलब असंतुलित समीकरण। जैसे कि यही पहले था, Mg था प्लस O2 था, मिल के बना था MgO। तो ये कैसा समीकरण था, ये तो भैया अभी
कंकाली समीकरण था। कैसा समीकरण था? तो ये अभी कैसा समीकरण था? तो कंकाली समीकरण था। इसे जब हम संतुलित समीकरण जब बनाए हैं तो यहाँ 2 का गुणा कर दिए और यहाँ 2 का गुणा कर दिए हैं, तो यहाँ 2 mg, यहाँ 2 mg, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, तब जाके ये कंकाली नहीं समीकरण संतुलित हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें ये बताएगा कि हमें रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को यहाँ पर ये बताएगा कि कैसे चरण बाई चरण कैसे संतुलित किया जाता है। तो ये बहुत लेंदी में दिया हुआ है, ये इतने में दिया हुआ है जैसे कि यही एक समीकरण है, इसी को यहाँ पर संतुलित करेगा। मतलब कि यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर यहाँ भी 3 होना चाहिए। मतलब आपको एक हम एग्जाम्पल देके बता देते हैं, एक मिनट। जैसे कि यही समीकरण है, आपको देगा संतुलित करने के लिए, तो ये बहुत लेंदी में दिया हुआ है, हम शॉर्ट ट्रिक में बता देते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके देख लें, बहुत आसान भाषा में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया है Fe+H2O मिल के बनेगा Fe3O4+H2। मतलब कि ये जो समीकरण दिया है वो कंकाली समीकरण दिया है, मतलब कि इसे हमें संतुलित करना है, असंतुलित समीकरण दिया है। देखिए बोला ही है यहाँ पर, अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि ये संतुलित नहीं है, इसको हम संतुलित करेंगे। तो सबसे लाजवाब ट्रिक से हम बताएंगे आपको। जैसे कि यही दिया हुआ है Fe+H2O अभिक्रिया कर बनाएगा Fe3O4+H2 ये बनाएगा। अब सब भूल जाइए, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ हम तो जानते थे ये अभिकारक होता है और ये उत्पाद होता है। तो हम जब पढ़े थे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि मतलब प्रत्येक तत्वों का मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार इसमें प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। तो बराबर करेंगे तो ये ले लेंगे जो अभिकारक में LHS, ये मतलब कि ये बाएं वाला है और ये दाहिना वाला है। तो दाहिने वाले को RHS कहते हैं, ये RHS है ये, और ये बाएं वाले को LHS कहते हैं। और LHS में देखेंगे जैसे जैसे है वैसे वैसे लिख देंगे। Fe 1 में है तो ये 1 में है, H2O 1 में है तो इसको 1 में कर देंगे, Fe3O4 1 में है तो इसे 1 में कर देंगे, और H2 अलग है तो इससे H2 को अलग कर देंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ पर Fe कितना है भाई? यहाँ Fe 3 है, यहाँ Fe कितना है? तो 3 है, बस 3 का गुणा कर दिए यहाँ पर, ख़त्म। ये भी 3 हो गया। O कितना है? 4 है, यहाँ O कितना है? केवल 1 है, तो यहाँ पर हम 4 का गुणा कर देंगे तो ये भी तो बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? भी 4 बन जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 का गुणा कर दिए तो 4O है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 4O हो गया। लेकिन यहाँ पर 4 दूनी 8, हाइड्रोजन जो हो गया 8 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो यहाँ पर भी जब 4 का गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन भी 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ Fe 3, यहाँ भी Fe 3, यहाँ O4, यहाँ भी O4, यहाँ पर 4 दूनी 8H, 4 दूनी 8H। ठीक। अब देखिए ये बैलेंसिंग हो गया। देखिए क्या किए हैं हम 3 का गुणा कर दिए हैं इस Fe में, 3 का गुणा किए हैं, प्लस H2 प्लस इसमें 4 का गुणा कर दिए हैं H2O, प्लस इसमें हम 4 का गुणा किए हैं। देखिए यहाँ 4 का गुणा किए हैं यहाँ पर, और फिर जाके अभिक्रिया में ऐसे ही किए हैं। इसमें तो कोई बदलाव नहीं किए हैं, इस वाले में, इसमें देखिए कोई बदलाव नहीं किए हैं। तो Fe3O4 वैसे का वैसे ही रहने देंगे। प्लस कर दिए हैं हम 4 का गुणा H2 में कर दिए हैं यहाँ पर 4 का गुणा। तो जब ये समीकरण कैसा हो गया? तो ये संतुलित समीकरण हो गया। कैसा समीकरण हो गया? तो ये संतुलित समीकरण हो गया। अब देखिए यही इतना लेंदी में इतना बोल के आपका यहाँ पे बोला है कि ये समीकरण अब जाके संतुलित हुआ है। तो देखिए केवल हम इतने में ही कर दिए इसको। देखिए यही समीकरण है ना, 3Fe 4H2O, यहाँ देखिए 4H2O,
फिर अभिक्रिया किया Fe3O4 कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ। 4H2O यहाँ पर भी, सॉरी 4H2 यहाँ पर भी देखिए 4H2, देखिए सब सेम है। तो ये समीकरण कैसा हो गया, संतुलित। अब यहाँ पे जाके बोला है, हम इतने छोटे से ट्रिक में, यहाँ पर ट्रिक में हम कर दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक प्लीज़ करिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है आगे। बोल रहा है इस समीकरण में दोनों तत्वों की संख्या, वही बोला है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और जानिए। अब इसे हम बंद कर लेते हैं। हम बताए थे कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसे हम कहते हैं कंकाली समीकरण। जैसे कि हम यहाँ पे बताए थे कि ये जो समीकरण था, इसके पहले जो Mg प्लस O2 मिल के बना MgO, तो ये समीकरण था, एक कंकाली समीकरण था। फिर जाके ये समीकरण हुआ है संतुलित समीकरण हुआ है। तो इस समीकरण को हम बोलते हैं जो संतुलित न हो, मतलब कि यहाँ पे लिख देना है कंकाली समीकरण को बोलते हैं असंतुलित समीकरण। ठीक, एक कंकाली समीकरण को असंतुलित समीकरण। और यही बोला है किताब में कि हीट एंड ट्रायल विधि, यही बोला है, हीट एंड ट्रायल विधि को हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। मतलब कि जो हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है ये संतुलित समीकरण कहलाती है, और जो कंकाली समीकरण कहलाता है, मतलब कि असंतुलित समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, असंतुलित समीकरण। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि भौतिक अवस्था के संकेतों लिखना, भौतिक अवस्था के संकेत को लिखना। तो भौतिक अवस्था के संकेतों को लिखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश क्या क्या हैं। तो हम जानते हैं, यहाँ देखिए रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश फटाफट हम देख लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है, उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। तो हमें इसके पहले भौतिक अवस्था का संकेत लिखने से पहले हम ये जान लेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। तो जिस तरह बोल रहा है हम उस तरह काम करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण, यहाँ बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है। तो अभिकारक, तो ये मेरा अभिकारक है, तो मतलब कि Fe प्लस H2O ये मेरा अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। तो इसको लिखने के बाद तुरंत हम तीर का निशान लगा देते हैं। ठीक, सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है, उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है, तीर का निशान लगाने के बाद। अब ये Fe3 ये उत्पाद है, तो इसको उत्पाद को लिखा जाता है, ये उत्पाद को फिर लिखा जाता है जब अभिकारक लिख के तीर का निशान लगा के उत्पाद लिखा जाता है। आगे बोल रहा कि अभिकारकों और उत्पादों की संख्या अधिक होने पर उनके बीच में जोड़ लगा जाता है, मतलब कि प्लस चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि यहीं देख लीजिए, यहाँ पर यदि केवल एक Fe रहता है तो भी अभिकारक ही रहता है, और यहाँ पर 2 हो गया है तो यहाँ प्लस का लगा के सिंबल में चिन्ह प्लस का लगा कर यहाँ पर H2 एक जोड़ दिया गया है। तो संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह में धन का चिन्ह लगाकर जोड़ दिया गया है। अब तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है, जो कि हम बता चुके हैं। चौथा बोल रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम किसी भी तत्वों या यौगिकों का सूत्र परिवर्तन नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पर Fe3 है, यहाँ पर इसके जगह पर Fe2 नहीं लिख सकते। यहाँ Fe है तो यहाँ पे Fe2 नहीं लिख सकते, Fe है तो Fe रहेगा। लोहा है मतलब कि ये लोहा ही रहेगा।
पांचवा बोल रहा है कि समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखते हैं। तो यही टॉपिक है कि भौतिक अवस्था को संकेत के कैसे लिखते हैं। तो उसको जानने से पहले थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा कि भौतिक अवस्था कितने प्रकार के होते हैं। चलिए साइड में हटाएंगे। ये बोला कि भौतिक अवस्था के संकेतों को लिखना। सबसे पहले जानेंगे भौतिक अवस्था होते कितने प्रकार के हैं। तो भौतिक अवस्था, जो भौतिक अवस्था होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। ठोस, द्रव, गैस। अब हम ठोस को सॉलिड कहते हैं, यस से लिखते हैं, इसे सॉलिड कहते हैं इंग्लिश में। द्रव को एल से लिखते हैं, इसे लिक्विड कहते हैं इंग्लिश में। और गैस को जी से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको गैस कहते हैं। ठीक, वही यहाँ पे चीज़ बोला है कि भौतिक अवस्था के संकेतों द्वारा लिखना। यदि कोई समीकरण है जैसे कि ठोस है, द्रव है या गैस है, तो उसे कैसे लिखेंगे। जैसे कि मेरा यही समीकरण हो गया F प्लस 3F संतुलित समीकरण हो गया। 3F प्लस 4H2O और F3O4 प्लस 4H2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो F है, F का मतलब होता है, यदि आप नहीं जान रहे हैं तो क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं, जो इसे F को बोलते हैं लोहा। इसका मतलब होता है लोहा। तो लोहा किस रूप में होता है, द्रव में होता है ना गैस में होता है। तो ठोस सॉलिड होता है लोहा। तो इसे हम यस से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यस। H2O पानी होता है। H2O माने लिक्विड, जल होता है। तो जल किस अवस्था में होता है, लिक्विड की अवस्था में होता है, मतलब कि द्रव होता है, लिक्विड होता है। तो इसे हम यल लिखेंगे। यही संकेतों द्वारा लिखना है, यही हम भौतिक अवस्था के संकेतों द्वारा लिखना है। अब देखिए यहाँ पर Fe3O4 माने कि फेरस ऑक्साइड। जो ऑक्साइड भी होता है वो चूना भी होता है, चूरन, वो भी एक सॉलिड ही होता है, लेकिन चूरन के रूप में होता है। तो इसे भी हम S से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और जो H2 होता है, H2 माने हाइड्रोजन गैस, तो ये गैस के रूप में होता है। तो ये गैस के रूप में होता है, तो इसे G से लिखेंगे। देखिए यही बोला है यहाँ पर 3F3 4H2 गैस, 4H2 सॉरी, यहाँ पर कहीं कहीं पर मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पर देखिए गैस लिखा है, यहाँ पर हम लिक्विड लिख दिए हैं। तो H2O भी एक गैस ही होती है। जब इसे गर्म करेंगे तो ये भाप के द्वारा उड़ जाती है, तो भाप के द्वारा लगती है उड़ने। तो यहाँ पर हम G लिखेंगे। फिर अभिक्रिया किया, फिर Fe3O4, फिर यहाँ सॉलिड यस हो गया। फिर 4H2, फिर 4H2 है, फिर गैस है, तो ये गैस हो गया। मतलब कि जो तत्व ठोस हों, द्रव हों, गैस हों, उसे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के पहले लेटर यस, यल, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसको आप स्वयं करना है, क्योंकि इतना पढ़ लिए हैं हम लोग, इसी में से ये प्रश्न पूछा है। पहला हम बता देना है कि वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करना पड़ता है। मतलब कि यही है, यही वाला है। देखिए बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, आपको एकदम पढ़ के ही जाना है कि जो Mg+O2 मतलब कि जो मैग्नीशियम है उसे वायु में जलाने पर, मतलब कि जो मैग्नीशियम एक रिबन होता है, उसे हम जब वायु में जलाते हैं तो क्यों वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये क्वेश्चन भी पूछा है। लेकिन इसमें पर पूछ रहा है कि उसे जलाने से पहले हम उसको रगड़ के साफ़ क्यों करते हैं। रगड़ के हम लोग इसलिए साफ़ करते हैं, लिखेंगे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाने से पहले उसे साफ़ इसलिए किया जाता है क्योंकि वायु में जलाने पर ये अच्छी तरह से जल सके। देखिए इसका हम आंसर नोट्स में लिखे हैं, यदि आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। यहाँ पर रुकिए, आपको दिखा रहे हैं।
यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन है कि वायु में जलाने पर से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो यही हम लिखे हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। मतलब रगड़ के में से मैग्नीशियम रिबन है, इसे साफ किया जाता है। साफ किया जाता है ताकि या क्योंकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में हो, ताकि वो जैसे साफ हम कर देंगे तो जब जले तो एकदम वायु के संपर्क में हो, गीला उला ना रहे, एकदम वायु के संपर्क। अभी कोई गीला चीज़ रहे वो वायु के संपर्क में नहीं रहेगी और जल ही नहीं पाएगी, तो इसीलिए हम साफ करते हैं ताकि वो किसके संपर्क में हो, वायु के संपर्क में हो जलते समय। यहाँ पर अब एक और बता देते हैं कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। H2 प्लस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो H2 हाइड्रोजन माने H2, हाइड्रोजन माने H2 क्या बना रहा है, क्लोरीन गैस प्लस क्लोरीन माने Cl2, क्लोरीन गैस माने Cl2 हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड माने HCl। तो यहाँ देखिए दो है, यहाँ दो है, तो हमें बोला है संतुलित करने के लिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ हम दो का गुणा कर देंगे, ये समीकरण हो गया एकदम, ये संतुलित हो गया। कैसे हो गया, यहाँ देखिए दो हाइड्रोजन दो Cl, यहाँ दो का गुणा हुआ है दो Cl, तो ये समीकरण कैसा संतुलित हो गया। अब बाकी के सभी संतुलित करना है, आप संतुलित कीजिएगा। और ये भौतिक अवस्था के जो संकेत हम यहाँ पर बताए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन एक यहाँ पर भौतिक अवस्था के पूछता है, एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, आता भी है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में तो हमेशा पूछता है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, रासायनिक अभिक्रिया। अभी तक जो हम पढ़े हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक क्रिया के समय तत्व के परमाणु एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, मान एक दूसरे में नहीं बदलता है। तत्व के परमाणु जैसे कि यहाँ मान लीजिए H2 प्लस, यहाँ यही एग्जाम्पल लिख लीजिए H2Cl2 है, तो यहाँ H2 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी H2 ही रहेगा, यहाँ पर H3 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर HCl में नहीं बदल जाएगा कि यहाँ H हट जाएगा, यहाँ केवल दो Cl हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर दो है तो यहाँ पर भी दो रहेगा, उत्पाद में भी दो रहेगा, यही बोला है। तो इसे इतना हम जानने से पहले हम जान जाएंगे कि पहला हमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला बोलेगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है तो उसको हम पहले समझा दें, एक मिनट। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो संयोजन अभिक्रिया जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार है, रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार है। तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन माने दो चीज़ों को मिलाने पर एक चीज़ बनना, मतलब कि A प्लस B को मिलाने पर हमारा C मिलेगा। तो बोलेंगे कि दो या दो से अधिक, नहीं, दो या दो से अधिक हम नहीं। संयोजन अभिक्रिया मतलब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हो, किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हो। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि CaO प्लस H2O, ये दो तत्व A मान लीजिए ये B है, ये मिलकर किसी एकल तत्व का निर्माण करेगा CaOH का होल ट्वाइस। ये दो चीज़ मिलेगा तो इसे एक चीज़ हमें प्राप्त होगा, ये दो चीज़ मिलकर एक चीज़ प्राप्त हुआ। तो इसका यहीं पर परिभाषा देखिए दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में तो ये 5 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला प्रकार मेरा क्या है, संयोजन अभिक्रिया, पहले हम जानेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया देखिए यहाँ पर लिखे हैं, एकदम आसान भाषा में एकदम लिखे हैं किताब से, एकदम आसान भाषा में, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर एक
उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। हम बहुत से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये यही एग्जाम्पल नहीं देना है, और आपको एग्जाम में यदि लिखेंगे तो एग्जाम्पल जरूर देंगे, एग्जाम्पल पे ही नंबर होता है। लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल तत्वों का उत्पाद करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे कि देना है इतना बड़ा हो गया, तो हम चार से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7 से ही, ये जब हम Ca+O2 को मिलाते हैं तो CaO2 बनता है। तो ये भी तो एक आसान अभिक्रिया हो गई, ये भी तो एक आसान एग्जाम्पल हो गया इसका, संयोजन अभिक्रिया का। तो ये आसान सा एग्जाम्पल देगा। अभी हम और से आसान आपको बताएंगे एग्जाम्पल, और बढ़िया भाषा में समझा देंगे पूरा। अब देखिए, इतना पढ़ने से बढ़िया है कि हम इसको ही पढ़ लें, लेकिन इसमें दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। संयोजन अभिक्रिया में इसमें एक आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो कि ये भी एक प्रकार है अभिक्रिया का। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब कि क्या होता है कि जब अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो। जब अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यही एग्जाम्पल ले लीजिए, CaO+H2O। कभी भी आप देखिएगा, जब H2O पानी में चूना आप डालेंगे तो बुलबुलाहट सा उत्पन्न होगा उसमें से। जैसे आपका कभी घर और पुताई होता होगा, आप लोग देखेंगे कि एक टब लिया जाएगा, एक टब या कुछ बड़ा सा, उसमें पानी रहेगा, और यदि उसमें हम चूना डालें तो बुलबुलाहट उत्पन्न होगा। तो बुलबुलाहट क्यों उत्पन्न होता है? वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया लगती है? तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया लगती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लगती है। उसमें ऊष्मा भी निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा ऐसे निकलेगी, ऐसे ऊष्मा निकलेगी, यहाँ से वैसे ऊष्मा निकलेगी, ठीक। तो वही देखिए, ऊष्माक्षेपी का भी हम लिखे हैं, उसको भी सिंपल भाषा में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभी आगे है तो उसे हम आगे पढ़ाएंगे। पहले जानते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। वही जो हम बोले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें उत्पाद के साथ साथ, मतलब कि इसमें उत्पाद के साथ साथ यहाँ उत्पाद ये जो मिला उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही हो, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ले लीजिए, यही ले लीजिए उदाहरण के लिए, छोटा सा दे देंगे। इससे भी छोटा चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ CH4 हो गया। मेथेन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो CO2+H2O निकलेगा और इसमें से ऊष्मा निकलेगी। तो ये भी एक आसान हो गया। इसको बोलते हैं मेथेन। इसे बोलेंगे ऑक्सीजन। जब मेथेन को देखिए, यहाँ पर मेथेन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाए हैं तो CO2+2H2O यहाँ संतुलित नहीं है, तो यहाँ जब 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 H2O, और यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 2 और 2 4 H2O हो गया, 2 दूनी 4 H हो गया। तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, संतुलित हो गया ये वाला, ठीक। तो ये हो गया एक ऊष्माक्षेपी का उदाहरण हो गया। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये तो एग्जाम में तो बहुत बार पूछा है कि श्वसन क्या एक मेरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हाँ, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि श्वसन जो होता है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ठीक। तो हाँ, श्वसन भी एक क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्यों होता है? तो यहाँ हम देखिए लिखे हैं, वो भी बताते हैं कि श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, मतलब कि है। क्योंकि श्वसन के थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम है तो इसके लिए माफ़ करिए अगर। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिका में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करता है। मतलब कि जो हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें भी श्वसन के दौरान हमारे
उष्मा निकलती है, जिससे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों निकलती है? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं शरीर के अंदर, तो उस समय जो हमारी कोशिका होती हैं, ये जो हमारी कोशिका होती हैं, ये ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन से संयोग कर मतलब मिलकर यह एक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जो कि एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे कि ये ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ये ऑक्सीजन से मिला, मतलब कि O2 से मिला, ठीक। ये C6H12O2 से मिला, मिल करके बनाया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस H2O प्लस इसमें से क्या निकल रही है? ऊर्जा, माने उष्मा भी निकल रही है, ठीक। अब यहाँ 6 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, तो इसे हम संतुलित किए हैं। संतुलित मतलब प्रत्येक तत्वों में परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में दोनों ओर हम बराबर रखे हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो अब आगे आएगा विस्थापन अभिक्रिया। ये ठीक संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है। क्या है? ये ठीक संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है। देखिए संयोजन अभिक्रिया कैसे ये उल्टा है। जैसे कि यहाँ पे हम सीखे हैं A+B मिलाने पर C बना है, तो यहाँ पर जब हम वियोजन ना, वियोजन, जब वियोजन अभिक्रिया होगा तो यहाँ पर C को तोड़ने पर A+B मिलेगा। C को तोड़ने पर A+, यहीं ठीक इसी का ऐसे पलट देंगे। यहीं ठीक क्या किए हैं, हम इसको लाए हैं और यहाँ पर क्या किए, ऐसे पलट दिए हैं, तो क्या बन गया? C अभिक्रिया किया, A+B बनाएगा। अब यहाँ पर कैसे बनाएगा ये भी जानिए। यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया को बोलेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद टूटकर दो उत्पाद में या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए। मतलब कि एकल उत्पाद टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाए। जैसे कि हो गया मेरा FeSO4। क्या हो गया? FeSO4 को हम जब इसको तोड़ेंगे, मतलब कि उष्मा दे देंगे, जब इसमें उष्मा दे देंगे तो बन जाएगा ये क्या? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब इतना लंबा हो गया, यही देखिए लिखा है, यही लिखना है। इतना लंबा हो गया तो इसे हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हम एकदम छोटा सा एक आपको एग्जाम्पल देते हैं कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दीजिए तो ये CO2 प्लस Ca में टूट जाएगा, बस। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। CaO में टूटेगा और CO2 मतलब कि इसमें से उष्मा निकलेगी। संयोजन अभिक्रिया ठीक वियोजन अभिक्रिया की उल्टी होती है। आपको ये पता चल गया, ठीक। अब हम जान जाएंगे थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन नोट्स से। तो नोट्स से जानेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में बदलते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वही आपको जो हम बताए हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में मतलब बदल जाता है, तो वही। तो इस छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, इतना एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 है। 4 है तो कोई लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से हम इस अभिक्रिया को करते हैं, मतलब कि विद्युत अपघटन से, उष्मीय अपघटन से और प्रकाशीय अपघटन से। तो आप इस किसी में से भी एक एग्जाम्पल आप डाल देंगे। अगर एग्जाम में पूछ दिया वियोजन अभिक्रिया में, तो एक एग्जाम्पल डाल देंगे तो कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये हमेशा सही होगा। क्यों सही होगा? कि इसमें ये वियोजन अभिक्रिया का यह प्रकार है। अब वियोजन अभिक्रिया को एक चीज़ और कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ये भी जान जाइए। अब देखिए विद्युत अपघटन मतलब कि जब H2O को जब विद्युत अपघटन करेंगे तो H2 प्लस O2 में टूटेगा। CaO CO3 को जब गर्म करेंगे CaO सॉलिड में और प्लस CO2 में टूटेगा, ठीक। अब HBr क्या होता है? तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, जिसको हम तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन प्लस Br2 में टूटेगा, ठीक। अब इतना लेंदी है, इतना नहीं जानिए, बस ये छोटा सा डेफिनेशन जान जाइए और एक ये लिख दीजिए, ये एग्जाम्पल ना हो लिख दीजिए, नहीं तो ये लिख दीजिए, बस। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
अब चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जो कि सबसे आसान अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में थोड़ा किताब में भी देख लेते हैं क्या लिखा है। कि किताब में इतना ज़्यादा देखिए यही सब एग्जाम्पल लिखा हुआ जो कि हम लिख दिए हैं उष्मा के समय। अब आता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, और ये प्रश्न है, आप अपने मन से करिएगा। प्रश्न पहला बोल रहा है कि किसी पदार्थ का मतलब किस पदार्थ का यक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए, मतलब कि जब दीवार को जैसे पेंट करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, चूना का उपयोग किया जाता है। मतलब कि CaO उसका रासायनिक नाम है, सूत्र है। अब पहला पूछा है कि पदार्थ यक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए, तो उस यक्स का नाम CaO है, ठीक, और तथा उसका सूत्र भी वही है। CaO उसका सूत्र है, उस पदार्थ का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कि ब्रैकेट में चूना लिख देंगे। दूसरा बोल रहा है कि ऊपर एक में यक्स पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, मतलब कि देखिए यहाँ पर जो यहाँ कराए हैं CaO का जल के साथ अभिक्रिया कराए हैं, तो CaOH का होल ट्वाइस बन गया है, प्लस उष्मा निकलेगा। क्रियाकलाप 1.1 प्रणाली में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये कोई खास प्रश्न नहीं, एग्जाम में नहीं पूछता। विस्थापन अभिक्रिया चलते हैं, तो विस्थापन नाम से ही पता चल रहा है कि विस्थापन मतलब कि एक को हटा देना, विस्थापित कर देना। तो ऐसी अभिक्रिया मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर दें, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए, इसमें हम लिखे हैं आसान भाषा में कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु, या लिख सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर दे। तो मतलब विस्थापित कर देना, ठीक। जैसे हो गया CuSO4 प्लस जिंक, तो बनाएगा जिंक SO4। तो ये देखिए यहाँ पर जो CuSO4 है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर देखिए CuSO4 प्लस जिंक, तो यहाँ जो जिंक है इससे अब पकड़ लिया, SO4 को पकड़ लिया, जिंक SO4, यहाँ देखिए CuSO4 था, लेकिन जब जिंक से अभिक्रिया करना तो जिंक पकड़ लिया SO4 को और Cu को विस्थापित कर दिया। अब क्यों विस्थापित किया है, कौन विस्थापित करेगा, तो जो मजबूत तत्व रहेगा वही विस्थापित करेगा। तो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करेंगे। जैसे कि पोटेशियम हो गया, तो सोडियम या कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके नीचे सब जितने भी धातु आएंगे, ये यहाँ पर जितने भी धातु आएंगे, पोटेशियम जो होगा वो विस्थापित कर देगा, सोडियम जो होगा वो सभी को विस्थापित कर देगा, इसके नीचे के धातु को। तो इसे जान जाएंगे कौन कौन विस्थापित करता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर, गोल्ड, तो ये विस्थापित करता है। जैसे कि यहाँ देखिए CuSO4 प्लस जिंक था, तो यहाँ देखिए Cu नीचे था, जिंक से नीचे था। यहाँ देखिए Cu जो है ये Cu है, ये जिंक से तो नीचे है, यहाँ पे है Cu, जिंक तो ऊपर है, तो मतलब जिंक पकड़ लेगा, ये मजबूत धातु है, दूसरे को पकड़ लेगा, लेकिन जो Cu को क्या कर देगा, ठेल के बाहर कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो वही काम ये किया है यहाँ पर, देखिए Cu को विस्थापित कर दिया। तो जो ऊपर का धातु होगा, जो ऊपर का अधिक क्रियाशील होगा, वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा, ठीक। जैसे ये K है, तो K को जब इससे मान लीजिए यहाँ K रहता है, KSO4, तो जो K रहता है, सॉरी यहाँ पर मान लीजिए यन्ने रहता है और यहाँ पर K रहता है, तो यहाँ KSO4 को पकड़ लेता है और यन्ने क्या करता है, यन्ने को इधर भेज देता, विस्थापित कर देता। तो इसे ट्रिक एक बताएंगे, इसको याद करने के लिए। एक क्रियाशील धातु एक श्रेणी में रहेगी, ये एक श्रेणी में चलेगी, ये एक श्रेणी में चलेगी। इसे याद करने के लिए देखिए क्या है, यहाँ देखिए कणा
देखिए ध्यान सुनिएगा, कनाकार मांगे अल्टो जैन फारसी प्रभु है। तो मैंने कनाकार, देखिए ट्रिक बनाए हैं कनाकार। तो क से पोटेशियम, ना से सोडियम, का से कैल्शियम, मांगे से Mg, अल्टो से Al एल्युमिनियम। कनाकार मांगे अल्टो जैन, जैन से जिंक, फारसी Fe, प्रभु से Pb, है से H, क्यों से Cu, Hg माने हजूर तो H से हजूर, आज माने Ag तो Ag, आओ माने Au। तो ये उदाहरण है कनाकार मांगे अल्टो जैन फारसी प्रभु है। अब अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ Pb लेड है, Cu Cl से किया तो यहाँ देखिए Pb Cl2 को पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो Pb कहाँ गया, Pb जो है वो ऊपर है, और जो इससे नीचे जो है ये जो Cu है ये नीचे है, मतलब कॉपर इससे नीचे है। Pb तो इससे शक्तिशाली है, ऊपर है, तो Pb जो होगा ये यहाँ पर इसको पकड़ लिया है। Pb जो है ये Cl2 को पकड़ लिया, तो Pb Cl2 अभिक्रिया कर लिया, और Cu तो नीचे है, तो Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, इधर भगा दिया। इसी प्रकार देखिए यहाँ Fe प्लस Cu SO4 है, तो Fe सबसे ऊपर होता है, ठीक। और जो CuSO4 है उससे नीचे है, देखिए नीचे है, तो जो Fe है तो SO4 को पकड़ लिया, और CuSO4 उससे नीचे है, देखिए नीचे है, इससे ये नीचे है, तो इसको विस्थापित कर दिया। अब अगली विस्थापन अभिक्रिया में तो हो गई। अब अगला है द्विव विस्थापन अभिक्रिया, किसे कहते हैं, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, तो ये द्विव विस्थापन अभिक्रिया बहुत लंबे में बताया है, शॉर्ट में बताते हैं, देखिए इतने में बताया है। तो बस हम जो बता रहे हैं एकदम वो इम्पोर्टेंट है, बस वो आप जानिए इस चैप्टर में। जैसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया, ये है हमारी द्विव विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया की तरह है, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। तो वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि NaSO4 प्लस BaCl2 और BaSO4 प्लस 2NaCl भी क्या हुआ है यहाँ पर, आपको समझ में नहीं आया होगा। तो हम बोले हैं वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। अब आयन का देखिए कैसे आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ NaSO4 था, यहाँ BaCl2 था। तो अब देखिए यहाँ तो BaCl2 था ना, तो यहाँ पर BaCl2 ये BaSO4 बना लिया है, मतलब ये BaSO4 को पकड़ लिया है, और ये जो Na है ये Cl2 को पकड़ लिया है। तो यहाँ देखिए यहाँ NaCl हो गया है, और फिर जाके यहाँ Ba इसको पकड़ लिया SO4। तो इसमें क्या हो रहा है, जो अभिकारक है इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब कि एक उसको पकड़ ले रहा है, दूसरा उसको पकड़ ले रहा है। तो मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और आयनों का आदान प्रदान किसके बीच होगा, अभिकारकों के बीच। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिखना, और ये आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा कठिन एग्जाम्पल है, Na2 मतलब कि सोडियम सल्फेट, और प्लस जब बेरियम क्लोराइड से कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बनाएगा और बेरियम सल्फेट बनाएगा, ठीक। अब एक अभिक्रिया आती है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या आती है, अवक्षेपण अभिक्रिया, यही एक प्रकार है, इसका एक एग्जाम्पल है। अब जानते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया होती क्या है। अवक्षेपण अभिक्रिया, ये देखिए ये अवक्षेपण अभिक्रिया ये भी एक अभिक्रिया होती है, इसी में आती है। तो जिस अभिक्रिया में जल में अविलय लवण प्राप्त होता है उसे अवक्षेप कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं जिस अभिक्रिया में हमें अवक्षेप प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, तो अभिक्रिया से पानी में हो रही है, तो पानी में कुछ डालना है, मान लीजिए इसमें डाले हम यही डाल दिए, मान लीजिए Na2SO4 ये डाल दिए, इन दोनों को मिलाए तो मेरा ये बना। तो इसमें जो अवक्षेप तैयार होता है, अवक्षेप मान जो नीचे बैठ जाता है, पानी है मान लीजिए, ये पानी है, ठीक। इसमें जो नीचे कण जो बैठ जाते हैं इसे ही हम बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, तो इसे ही बोलते हैं हम अवक्षेप। तो ये बोल सकते हैं जिस अभिक्रिया में, बोलेंगे जिस अभिक्रिया में जल में
अवक्षेप रह जाए, जल के नीचे या जल में जो अवक्षेप रह जाए उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और यही वाला एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल दे देंगे अवक्षेपण अभिक्रिया में। और अवक्षेप किसका बनेगा? BaSO4 का बनेगा। आप कैसे कहेंगे भैया इतना बड़ा है और क्यों BaSO4 का बनना है, क्यों इसका नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ देखिए जो BaSO4 है वो सॉलिड है, सॉलिड माने ठोस है। तो पानी में कोई ठोस डालेंगे तो नीचे बैठ जाएगा, तो इसीलिए नीचे जब बैठ गया तो ये इसका अवक्षेप तैयार हो गया, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया। ठीक, क्लियर हो गया? क्यों BaSO4 का अवक्षेप यहाँ इस अभिक्रिया में BaSO4 का अवक्षेप इसलिए प्राप्त हो रहा है हमको यहाँ इस अभिक्रिया में, क्योंकि BaSO4 क्या है? ठोस है, ठोस नीचे बैठ जाता है। अगली 5वीं अभिक्रिया है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, तो ये बहुत आसान अभिक्रिया है। तो अपचयन अभिक्रिया पहले जानेंगे क्या होती है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ऑक्सीजन माइनस हो जाता है। ठीक, सॉरी हम उल्टा बोल दिए, हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ऑक्सीजन माइनस हो जाता है। अब देखिए ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक, ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। जैसे कि ए ले लीजिए एग्जाम्पल Mg+O, तो इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ तो 2MgO बनाया, ठीक, संतुलित कर दिए 2MgO बनाया। यही चीज़ है यहाँ, ऑक्सीजन का योग हुआ और हाइड्रोजन का ह्रास, मतलब हाइड्रोजन यहाँ है ही नहीं, हाइड्रोजन का ह्रास हो गया। तो ये सबसे आसान एग्जाम्पल है ये वाला, पहले ही हम बता चुके हैं। तो उपचयन अभिक्रिया ये होगी। अपचयन अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन का इसमें योग होगा, ठीक, उल्टा होगा, हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा, ऑक्सीजन माइनस होगा, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसी का डायरेक्ट पलट देंगे, इसी को पलट देंगे 2MgO यहाँ देखिए था और यहाँ हाइड्रोजन का देखिए इसमें योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग नहीं हो रहा है, मान लीजिए इसमें ऑक्सीजन का ह्रास ही हो रहा है। 2Mg+O2, इधर देखिए Mg यहाँ पर था लेकिन यहाँ Mg जाके टूट गया, देखिए यहाँ Mg जाके टूट गया। ठीक, इसी का उल्टा अभिक्रिया है। तो ये वाला जो डालेंगे अभिक्रिया, जैसे उदाहरण डालेंगे उपचयन में डाल देंगे और ठीक इसी का उल्टा डाल देंगे अपचयन में। और ये भी जानिए इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। नोट, ये बात एक नोट कर लीजिएगा, इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इन अभिक्रिया को उपचयन अपचयन, यहाँ देखिए इस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दोनों अभिक्रिया को, उपचयन और अपचयन दोनों को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया CuO+H2, Cu+H2O, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है उपचयन और अपचयन का। तो यहाँ देखिए हम बताए थे क्या कि उपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा और अपचयन में हाइड्रोजन घटेगा। तो उपचयन में देखिए हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन जुड़ेगा उपचयन में और हाइड्रोजन घटेगा, और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन कम होगा। तो उपचयन में आपको हम बताते हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ देखिए उपचयन हुआ है तो यहाँ पर CuO था, ठीक, तो यहाँ पर गया है ऑक्सीजन का कमी हुआ है, तो ये क्या है, अपचयन है। और इसमें देखिए ऑक्सीजन का योग हुआ है, ये H गया है इसमें जुड़ गया है। तो हम बताए थे आपको कि उपचयन होगा तो एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो एक ऑक्सीजन इसमें देखिए H में इधर आया है तो एक ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये जो है उपचयन हो गया, ठीक। अब आता है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा संक्षारण है यहाँ तक। संक्षारण को हम छोटा सा लिख दिए हैं। संक्षारण क्या होता है ध्यान से समझिएगा बस। वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें वायु की नमी तथा ऑक्सीजन के प्रभाव से धातुओं का क्षय होता है। जैसे कि कोई लोहा मान लीजिए, कोई भी लोहा है, ठीक, कोई लोहा मान लीजिए, अब आप उसे वायु में रख दिए, खुलता छोड़ दिए, तो धातु पर कभी देखिएगा जंग लग जाती है, तो उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे ये एक
हो गया लोहा, मान लीजिए हो गया एक छड़ हो गया, तो इसे भूरा रंग का ऐसे परत चढ़ जाता है, उसे संक्षारण कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए लोहे की बनी वस्तुओं पर चमकीली होती है, परंतु कुछ समय बाद वायु की नमी और ऑक्सीजन के प्रभाव से उस पर भूरी रंग की या लाल रंग की परत चढ़ जाती है। अब इससे नुकसान क्या क्या होते हैं? संक्षारण से नुकसान ये होते हैं कि लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, वो वह क्या वो उसको हिंदी में हम बोलते हैं जंग लग जाना, जंग लग जाती है। उसके नुकसान क्या है? तो धातुओं का उससे क्षय होता है। ठीक, अब संक्षारण से बचाव क्या करें? क्या करें? संक्षारण के बचाव के लिए इसमें लिखा हुआ है कि हम जो संक्षारित हो रही है, मतलब जिस पर जंग लग रही है, जिस वस्तु पर, उस पर हम पेंट कर दें। पेंट कर देंगे तो जिससे ये होगा कि वो जो धातु होगी, ये जो लोहा होगा, और डायरेक्ट ऑक्सीजन के मतलब कि उसके संपर्क में नहीं आ पाएगा, वायु के संपर्क में डायरेक्ट नहीं आ पाएगा इस पर पेंट कर देने से, तो वह धातु क्षयित नहीं हो पाएगी, बच जाएगी। अब विक्रगंधिता क्या होता है? अब चलते हैं विक्रगंधिता पर। विक्रगंधिता क्या होता है? तो विक्रगंधिता है, इतना पढ़ने से ज़्यादा हम लिखे हैं। विक्रगंधिता जब वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को अधिक समय तक रख दिया जाता है तब उसका स्वाद और गंध परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि आप अभी देखिए खाने का पैकेट वैकेट होता है, चिप्स उप्स हुआ, तो उसे कभी खोल के 2-3 दिन छोड़ दीजिएगा, आपको लोग कहते हैं महरा गया, तो मतलब कि थोड़ा ख़राब हो जाता है, उसे हम कहते हैं विक्रगंधिता। क्योंकि उसमें जो वायु हो जाता है, उसमें वायु चला आता है, तो वायु आने से उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। तो इस स्थिति में उसको बोलते हैं हम लोग क्या? विक्रगंधिता। ये गंध बदल जाता है और इस घटना को हम लोग विक्रगंधिता। इसे बचाने के लिए क्या करते हैं? इसे बचाने के लिए तैलीय और वसा युक्त, माने कि कुरकुरे चिप्स जो तैलीय होता है, उससे बचाने के लिए हम उपचयन रोकने के प्रति ऑक्सीजन मिलाए जाते हैं। मतलब कि उसमें ऑक्सीजन न जाए तो उसमें कुछ ऐसा मिला देते हैं कि जिससे वो बचे। खाद्य सामग्री को वायु विरोधी बर्तन में रखा जाता है, मतलब ऐसे जगह रखा जाता है जहाँ पर पॉलीथीन वॉलीथीन में बांध के रख दिया जाता है कि उसमें हवा न जा सके, जिसे हिंदी में बोलते हैं महरा जाता है, तो वो महराए मत। तीसरा है कि उसमें हम एक गैस डालते हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन जैसे गैस डालते हैं, जिससे कि वो अकड़ी गैस होती है और वो उसका अपचयन नहीं होता है, सॉरी उपचयन नहीं हो पाता है, अपचयन हो जाता है, जिससे वो खाद्य सामग्री अधिक समय तक टिक जाता है। तो यहीं तक पूरा चैप्टर था, यहाँ पर इतना था, यहीं तक पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा इसे खूब शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।